हेलो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। माय नेम इज रितेश दहिया। और रे ऑप्टिक्स आपके हिसाब से, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 सवाल इसके पक्का आएंगे आपके। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, नंबर और टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं इसमें, बट एट द सेम टाइम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर का चैप्टर है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सारे टॉपिक कवर करेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। और फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और साथ के साथ मैं आपको मेंस के भी कुछ सवाल करवाऊंगा, सो दैट आपको उस पर भी कंफर्टेबल आ जाए। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो आपका रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में होता क्या है। तो सबसे पहले हो गया आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है कि रे आई आपकी, रे आके टकरा के, जैसे रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए आपकी कोई सरफेस है और इस सरफेस पे मान लीजिए रे आपकी ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो रे आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये बात हमें पता है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ एक और फिनोमिना होता है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एंगल R1 कह लीजिए और R2 कह लीजिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। मान लीजिए ये आपका एयर है, ये आपका कोई मीडियम है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये कोई मीडियम है आपका। तो रे आपकी जब भी किसी भी इंटरफेस से टकराती है, दोनों फिनोमिना एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि 99.99% आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब रे आई है और 99.99% रिफ्लेक्ट हो गई। जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में हम कहेंगे 99.999% आपकी रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फ़र्क है। हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहले हम कहेंगे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, उसी का जो प्लेन मिरर था उसको हम कर्व कर लेंगे। तो कर्व में आपने अगर इधर सिल्वर कर रखी है साइड या इधर सिल्वर कर रखी है, उस वजह से आपके कर्व या स्फेरिकल मिरर आ जाएंगे, जिसको हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन आपका हो सकता है एक प्लेन सरफेस से, उसके बाद हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा। उस केस में लाइट आपकी ऐसे आएगी और बाहर रिफ्लेक्ट होने की बजाय अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको हम TIR कहते हैं। उसके बाद यही सरफेस, अपनी जो प्लेन सरफेस थी वही आपकी कर्व्ड सरफेस बन जाएगी। कर्व्ड सरफेस आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो सकती है, तो आप स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन होएगा 2 सरफेस से। ना 2 सरफेस अगर आपकी पैरेलल सरफेस है उसको हम स्लैब कहते हैं, वही अगर आपकी इंक्लाइंड है दोनों, उसको हम प्रिज्म कहते हैं, और दोनों में से एटलीस्ट एक आपकी कर्व्ड है उसको हम लेंस कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आपका स्लैब से, प्रिज्म से, और उसके बाद आपकी एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस कर्व्ड है उससे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर वो दोनों सरफेस आपकी कर्व्ड हैं और दोनों बहुत ही थिन सरफेस है, उनके बीच में आपका डिफरेंस बहुत कम है, उस चीज़ को, उस फिनोमिना को, उस डिवाइस को हम कहते हैं लेंस। फिर हम उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके लाइट के डिस्पर्शन की। लाइट आपकी एक उससे रिफ्रैक्ट होके डिफ्रैक्ट अलग अलग उसमें कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ये आपका ओवरव्यू है जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, फटाफट इनको निपटाते हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। एक आ गया, उसका दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे करते हुए चलेंगे एंड दिस हाउ विल फिनिश। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट रे ऑप्टिक्स मैं आपको ये बताता हूँ। हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपकी लाइट है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपकी जो लाइट है उसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जो हमें विजुअल रेंज में जो हमें दिखता है। उसके अलावा बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो आपका दिखता नहीं है। उसको पूरे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आपने रेडियो लिया, उस रेडियो को आपने माइक्रोवेव में डाल दिया और उसके बाद वो रेड हॉट हो गया ना, रेड, उसके बाद विबग्योर या रॉयजी विब से हमें रेड और वॉलेट ध्यान रहेगा। रेड के इस तरफ आपका हो जाएगा इंफ्रारेड और इस तरफ हो जाएगा आपका अल्ट्रा वॉलेट के बाद यहाँ पे आपका एक्सरे आ जाएगा, फिर आपका गामा रेज और फिर आपकी कॉस्मिक रेज आ जाएंगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे रेडियो वेव से कॉस्मिक रेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होएगी, क्योंकि यहाँ हम एयर या वैक्यूम में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होएगी तो लैम्डा आपकी कम होएगी, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट हम कहते हैं सेम है यहाँ पे। तो इफ़ दैट इज़ द केस, लैम्डा कम होएगी। अगर लैम्डा कम हुई उस केस में हम कहेंगे कि आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होएगी, बिकॉज आप एनर्जी को लिखते हैं दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और क्योंकि लैम्डा कम हो रही है एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होएगी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, 1-2 बार इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल पूछे हुए हैं। इसी को याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ। एक्सरेज जो होती हैं, ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बार रेंज की बात कर लेते हैं, रेड और वॉलेट की।
हम ये कहते हैं यूजुअली अपने सिलेबस में हम ये कहते हैं कि हमारी जो विजुअल रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी और सॉरी उसकी जो वेवलेंथ है उसको आप 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और लैम्डा कम हो रही है तो ये आपकी हो गई 8000 एंगस्ट्रॉम और वॉयलेट को आप लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। ये एक्चुअल रेंज नहीं है, एक्चुअल रेंज तो 3800 और 7600 है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको 8000 से 4000 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी एक्सरेज की। ना एक्सरे की जब हम बात करते हैं, एक्सरे आपके पहले सिलेबस में एम्स में हुआ करता था, अभी नीट के सिलेबस में एज पर से नहीं है, पर रेंज तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पता होना चाहिए। तो आपकी एक्सरे है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं आप सॉफ्ट एक्सरे और एक को आप कहते हैं हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे जो है उसकी रेंज होती है वो आप लिखते हैं 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम, और ये आपकी 1 से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में अगर है तो आप उसको सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे करते हैं। सॉफ्ट एक्सरे हमें काम आती है आपका जो कभी मान लो बोन क्रैक हो जाए, उसको हमें देखना हो तो हम एक्सरे जो लेते हैं उसके लिए हम सॉफ्ट एक्सरे यूज़ करते हैं। कभी कभी लोगों को जैसे कैंसर डिटेक्ट होता है, उसके बाद हम कैंसर के लिए कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी करते हैं, तो उस रेडिएशन थेरेपी में हम हार्ड एक्सरे यूज़ करते हैं। तो आइडिया क्या है, मान लो बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे कैंसर का आपका एपिसेंटर है, वहाँ पे कैंसर सेल ने उस ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया और अब डर ये है कि वो ब्लड स्ट्रीम में बाकी पहुँच के वो पूरी बॉडी में घूमेगा और बाकी ऑर्गन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उस केस में एक ऑप्शन तो होता है कि हम आपका ऑपरेशन करके वो ऑर्गन का वो हिस्सा काट के बाहर निकाल लें। दूसरा एक और तरीका होता है जहाँ पे हम ये करते हैं हार्ड एक्सरे यूज़ करके रेडिएशन डाल के उस एरिया को जला देते हैं, ठीक है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि उसके ऊपर टारगेट करके जब हम हार्ड एक्सरे फेंकते हैं तो वहाँ पे लिटरली अंदर आपके वो सेल, हेल्दी सेल भी उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, वी एग्री, पर एट द सेम टाइम आपका वायरस भी वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो आपका ऑर्गन ख़राब हुआ है, जिस भी इंसान को कैंसर हुआ है, वो ऑर्गन भी वहाँ पे जो डिस्ट्रॉयड पोर्शन है वो बिल्कुल जल जाता है। इफ़ दैट इज़ द केस हम ये हार्ड एक्सरे यूज़ करते हैं ना। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ध्यान रखना जैसे जैसे हम इधर जाते हैं एनर्जी आपकी बढ़ती है, ठीक है। सो ये आपका हार्ड एक्सरे है, एनर्जी उसकी और ज़्यादा होगी। गामा रेडिएशन है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको हल्क याद हो, हल्क इसलिए बना था बिकॉज ही वॉज एक्सपोज टू गामा रेडिएशन, उसके अंदर वो फिर हल्क बन गया था, इतनी पावर आ गई थी, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। नाउ इसी के ऊपर नीट ने पिछले साल एक सवाल पूछा आपसे। सवाल कुछ इस प्रकार था, 2019 में उन्होंने पूछा कि विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब इनकी अगर बात करेंगे तो इनमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है, और ऑफ कोर्स रेड विल बी योर आंसर। 8000 से 4000 हमने इसकी बात की, तो इनमें से जो आपका विजिबल रेंज है उसमें रेड वुड बी माय राइट आंसर, ठीक है। ये आंसर मार्क करें, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन की। नाउ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, हम ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। तो रिफ्लेक्शन में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपकी सरफेस है, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रेज है, जो एंगल आई है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, एंगल आर है, ये आपका नॉर्मल कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। और आपका दूसरा लॉ का पार्ट ये है कि आई, एन और आर दे विल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन है। अब इसके ऊपर एक सवाल सॉल्व करते हैं, बढ़िया सा। सवाल आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन से जेई का सवाल है। क्वेश्चन से रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन दे रखी है 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलॉन्ग I/2 माइनस √3/2 जे कैप। सवाल है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होएगा। ऑप्शन है 30, 60, 45 या फिर 75। नाउ सिंपल सवाल है, वेक्टर्स पे जाएगा। वेक्टर्स के सिनेरियो में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर अगर इधर डायरेक्टेड है उसको हम लिखते हैं प्लस आई कैप और प्लस जे कैप। कोई भी वेक्टर इधर है उसे आप लिखते हैं प्लस आई कैप और माइनस जे कैप आता है। कोई भी वेक्टर इधर है वो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप आएगा। इधर वेक्टर जो है वो उसका आपका माइनस आई कैप और प्लस जे कैप का कंपोनेंट होता है। ये बात अपने को पता है, ठीक है। नाउ इंसिडेंट वेक्टर जो है उसका है आई कैप और जे कैप दोनों प्लस है। तो ये जो रे है आपकी, ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम है कि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है और ये रे आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे है, उसका आई आपका पॉजिटिव है और जे आपका नेगेटिव है, उसके हिसाब से वो इस डायरेक्शन में आ गई तो ये इधर आएगी। नाउ मुझे मिरर ऐसे क्यों लगाना है, उससे इसी बात से पता चला कि एक रे इधर है, दूसरी रे इधर है, तो मिरर ऐसे होएगा। अगर ये मिरर ऐसे लगा होता तो और ये रे ऐसे जा रही होती, सेम रे है ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड उस केस में इस डायरेक्शन में होती, तो उस केस में आपका माइनस आई होता और प्लस जे होता। पर ये क्योंकि आई और ऐसे है तो आपका ये वाला सिनेरियो होएगा, इससे आपने को ये पता चला।
ना इसके बाद यहाँ बात करते हैं, इसको जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, इंसिडेंट एंगल जो अपने को दिया हुआ है ना, ये बात अपने को पता है, यहाँ कर लेते हैं tan थीटा 1, उसको हम लिखते हैं y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। ना y कंपोनेंट है उसका √3/2, तो ये होएगा आपका √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि √3, यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल जो आ गया थीटा 1, ये थीटा 1 हॉरिजॉन्टल से ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, यानी कि ये 60 हो गया, यानी कि ये वाला इंसिडेंट एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस वाले इसके उससे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप tan थीटा 2 देखेंगे, यहाँ पे tan थीटा 2 देखेंगे हम, तो हम कह सकते हैं tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू -√3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू -√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि -√3, यानी कि इसका जो ये एंगल है ये वाला आपका 60 डिग्री का एंगल होएगा, यानी कि 30 का एंगल हो गया। ना इसका मतलब ये है कि आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का सम जो है, विच मीन्स आपका 2i जो है उसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी कि i की वैल्यू होगी 30 डिग्री। हैंस आपका ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। इंटरनेट के ऊपर डेढ़ पन्ने के इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो सारे बेकार हैं। दिस इज़ द राइट वन और दिस इज़ अ प्रॉपर वन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। तो अगर आपके सरफेस कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर वाला सिनेरियो है, तो उस केस में आप ये मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं 1/f विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये v आपका जो है ये आपका इमेज का डिस्टेंस है मिरर के पोल से, u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर के पोल से, और f आपकी फोकल लेंथ है। उसी को अगर v कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ करें तो आप लिख सकते हैं v विल बी इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, ये आपका मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मिरर फॉर्मूला जो है जब हम यहाँ बात करते हैं राइट लेटरल मैग्नीफिकेशन की, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन होएगा आपका इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। उसकी जो वैल्यू आई थी आपका मैग्नीफिकेशन, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, विल बी इक्वल टू -v/u। और यहीं पे जो अभी हमने अपना जो मिरर फॉर्मूला देखा था उसमें v की वैल्यू रख दें, तो ये आ जाएगा f डिवाइडेड बाय f माइनस u, या फिर आ जाएगा f माइनस v डिवाइडेड बाय f, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। नाउ एक्सियल मैग्नीफिकेशन होएगा, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन तो है कि ये आपका मान लीजिए मिरर है और इस मिरर में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे एक्सियल मैग्नीफिकेशन ऐसा होएगा कि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, उस केस में अगेन इसकी जो वैल्यू आती है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। u1 u2 है आपके पोल से, आपका मान लीजिए ये डिस्टेंस आपने u1 लिया है, ये आपका डिस्टेंस u2 लिया है। इसकी जहाँ भी इमेज बन रही होगी, मान लो रियल वर्चुअल जो भी इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो उस केस में u1 की जो इमेज बनेगी वो v1 आएगा, u2 की जो इमेज बनेगी वो v2 आएगा, और इस तरह से आप एक्सियल मैग्नीफिकेशन इसका ले सकते हैं। राइट, ना इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगे या मिरर मूव करने लगे, तो इसमें वेलोसिटी वाले उसमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। यूजुअली आपके नीट के एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हुए हैं, बट फिर भी कोई इस साल पूछ ले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू v² बाय u² विद अ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय VOM, ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। एक और यहाँ पे न्यूटन का फॉर्मूला आता है, न्यूटन ने हर चैप्टर में कुछ कर रखा है, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स न्यूटन ने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था कि xy इज इक्वल टू f²। इस फॉर्मूले को आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सप्लिसिटली न्यूटन का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना। चलो इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। नाउ रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपकी इंसिडेंट रे है किसी और रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर वो एंटर की है, इफ दैट इज़ द केस, ये बात अपने को पता है, वो टुवर्ड्स द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द रो उसका एंगल वो है वो वहाँ पे मूव कर जाएगी। इस केस में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका सिनेरियो है कि ये आपका मान लीजिए मीडियम जो है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये आपका सिनेरियो हो रहा है कि इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ पे ऐसे गई है। ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इस बार रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन हो रहा है अपना। तो इस केस में हम लिखते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी मान लीजिए आपकी v1 वेलोसिटी है, λ1 आपकी वेवलेंथ है और f1 आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आपके लीजिए वेलोसिटी v2 है, λ2 आपकी वेवलेंथ है और f2 आपकी फ्रीक्वेंसी है। नाउ इस केस में ये बात अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम कहते हैं सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होएगी, तो f1 विल बी इक्वल टू f2। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इस केस में हम यहाँ पे अपनी जो वेलोसिटी है उसको लिख सकते हैं v2 डिवाइडेड बाय v1
विल बी इक्वल टू आपके दोनों जो आपकी मीडियम से उनमें जो वेलोसिटी होएगी, वेलोसिटी क्योंकि लैम्डा के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप लिख सकते हैं n1 डिवाइडेड बाय n2, और स्नेल्स लॉ से इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। तो इन चारों माने जो चारों फैक्टर्स हैं आपके, इनकी प्रोपोर्शनलिटी आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ इसी में हम ये बात करते हैं डेविएशन जो आएगा आपका, जो डेविएशन ओरिजिनल पाथ से जो आपका डेरिवेटिव, उसको आप लिखोगे आई माइनस आर, और यहाँ पे एक हम ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे तो हम कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन जब हम डिस्पर्शन की बात करने लगेंगे उस टाइम पे हम कहते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरिएबल है। वो वेरिएबल कैसे, उसके लिए हमें कॉचीज इक्वेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि n विल बी एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर या फिर 1 बाय लैम्डा 4। तो हम कहते हैं लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आपकी लैम्डा बढ़ेगी आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है आपका, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। डिस्पर्शन में वी विल सर्कल बैक टू दिस। नाउ यहाँ पे रिफ्रैक्शन में आपके इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ इसका सिनेरियो ये है कि यहाँ पे आपके ऐसे सवाल बनते हैं कि यहाँ पे आपकी मछली है और यहाँ पे आपकी चील है, और यहाँ पे मछली ने चील को देखा, चील ने मछली को देखा, दोनों को अगर ज़िंदा रहना है तो उन्हें एक्चुअल डेप्थ का अंदाज़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि आपकी अपेरेंट डेप्थ डी डैश जो है डिवाइडेड बाय डी, उसको आप लिखते हैं n2 बाई n1। n2 वो है जहाँ से जाएँ आपकी काम की रेज, जो आपकी रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रेज जो आपकी जो ऑब्जर्वर है उस तक जा रही हैं, उसको आप n2 बाई n1 यहाँ पे लिखते हैं। d ये ध्यान रखना, d डैश और d जो है ये आपके रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ जो है दोनों ही आप कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से, ठीक है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। नाउ अगर आपकी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ऐसा हो रहा है कि दो पैरेलल स्लैब हैं, ठीक है, उन दो पैरेलल स्लैब से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रे पहले एक पे टकराई है, फिर उसके बाद दूसरे पे गई है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले रे यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर आपके ऑब्जर्वर के पास जा रही है। यहाँ पे हम दो फिनोमिना नोटिस करते हैं, एक को तो हम बोलते हैं शिफ्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट स्लैब के पास या स्लैब से दूर कितना शिफ्ट हुआ है, उसको आप लिखते हैं एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब मल्टीप्लाइड बाय टी, और टी यहाँ पे आपकी थिकनेस है। और दूसरा होता है आपका लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट होएगा कि जो रे आपकी यहाँ पे आई है वो आपका कितना आगे यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया, उसको आप कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये आपका इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, टी सेक आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई माइनस आर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एंगुलर डेविएशन जो होता है आपका स्लैब का, उसको हम जीरो कहते हैं। डिस्पर्शन में इसकी और बात करेंगे कि जो रे आई आपकी, ये जो रे आ रही थी वही रे आपके उसी के पैरेलल ये रे जाएगी। तो इस केस में आपका एंगुलर जो आपका डेविएशन होता है वो आपका स्लैब पैरेलल स्लैब के केस में जीरो होता है, बाकी हर सिनेरियो में आपका एंगुलर डेविएशन आएगा, इस वाले केस में एंगुलर डेविएशन आपका जीरो आएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके क्रिटिकल एंगल और टीआईआर की। नाउ टीआईआर आपका फिनोमिना ऐसा है कि रे मान लीजिए ये आपकी एयर है और ये आपका मीडियम है, मीडियम डेंस है, और अगर कोई रे आपकी इस बार हम कहते हैं कि डेंस मीडियम से आपकी रे रेयर मीडियम में जा रही है, दैट इज़ द केस, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये आपकी रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। नाउ इन दोनों से अगर मैं खेलने लगूँ, इसको मैं ऐसे 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 मूव करूँ, तो पहले ये सिनेरियो आएगा कि आप इसको एंगल आई को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, एक वो पर्टिकुलर एंगल आएगा जिसके लिए आपकी रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल यहाँ पे इसके पैरेलल हो जाएगी, एंगल सी बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। नाउ अब अगर आपका यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आई, उस एंगल से ज़्यादा अगर आपका रे इंसिडेंट होएगी, तो आपकी रे अगर मान लो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं सरफेस पे, तो वी विल सी अ फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सरफेस है, पानी की सरफेस जो है, ये बिहेव करेगी एज अ मिरर। तो आपकी रे यहाँ पे आई है और टकरा के आपकी इनसाइड ही हो जाएगी, और ये एंगल आपके बराबर होंगे, जितने भी आपके रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो यहाँ सारे एप्लीकेबल होंगे। अगर ये सरफेस आपकी टीआईआर के बाद, मान लो अभी इसको यूजुअली अपने सिलेबस में हम प्लेन मिरर ही लेते हैं, पर ये सरफेस अगर ऐसे हुई या ऐसे हुई तो इसको आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस भी मान सकते हैं। यूजुअली उसके ऊपर सवाल आज तक तो नहीं पूछे हैं, बट इट कैन हैपन कि ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाए, तो ध्यान रखना टीआईआर के सिनेरियो में ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकती है, बट यूजुअली अपने लिए प्लेन मिरर ही रहेगा, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टीआईआर। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के ऊपर एक सवाल करते हैं। सवाल है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होएगा। तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी लाइट, हम कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और ये आपका रे ऐसे आ रही है कि आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। सवाल है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में ये तो आपकी लाइट हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करोगे तो ये आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री वुड बी द राइट आंसर, नीट 2019 में 4 नंबर। राइट, इसके बाद बात करते हैं चलो प्रिज्म की। प्रिज्म हम वो कहते हैं वो फिनोमेना है कि जहाँ पे आपका दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो दोनों सरफेस आपके एक सर्टेन इंक्लाइंड एंगल पे हैं। इफ दैट इज़ द केस, ये आपका स्नैरियो है, ये आपका स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम कहते हैं कि आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में तो एक ही बार आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्योंकि दो बार आपका रिफ्रैक्शन होएगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो ये जो फाइनल रे आपकी बाहर निकलेगी इसको हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे, और इसका नॉर्मल के सरफेस से साथ जो एंगल है उसको हम ई नाम देते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस होएगा। ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ना। यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट इस बात पे गड़बड़ करते हैं कि ए क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मान लीजिए ये आपका एंगल 50, ये एंगल 60 और ये एंगल 70, मान लो ये आपका इस तरह का ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, बाय डिफॉल्ट लोग देख के कहते हैं सर 60। अरे नहीं बेटा, डिपेंड करेगा कौन सी सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर रे यहाँ से है और यहाँ से बाहर निकली है तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 50 होएगा। अगर रे यहाँ से आई है और यहाँ से बाहर निकली है तो 60 आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म वो एंगल है जिसकी दो सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो ये है कि एंगल ऑफ ए, उसकी जो वैल्यू आती है एंगल ऑफ प्रिज्म दैट विल बी इक्वल टू R1 + R2। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। तो आपका जो इंटरनल दो रिफ्रैक्शन होंगे R1 R2, उन दोनों की वैल्यू आती है ट्रायंगल के एंगल का सम लेके वगैरह वगैरह, R1 = R2। और यहाँ पे आप लिखते हैं एंगल I + एंगल E विल बी इक्वल टू A प्लस आपका डेविएशन जो होएगा, ठीक है। ये आपका चार वो चीज़ें उनको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन जो होएगा। तो नाउ मैक्सिमम डेविएशन का केस हम वो कहते हैं जहाँ पे आपका या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 90 हो या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका 90 हो। नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होने का मतलब ये है कि आपकी रे देखो, अगर एंगल 90 हुआ तो सीधी रे यहाँ से बाहर वो चली जाएगी, प्रिज्म के अंदर घुसेगी क्यों, ठीक है। पर यहाँ पे हम इसको वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग एंगल। जेई के एग्जाम में वर्ड यूज किया हुआ है जहाँ पे हमने कहा था ग्रेजिंग एंगल, और इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू 89.999999 है तो ये अंदर तो जाएगी, ठीक है। तो उसको ऑलमोस्ट हम 90 मान लेते हैं। तो एंगल आई की वैल्यू अगर आपकी 90 है तो उसका मतलब है 89.999 ग्रेजिंग एंगल की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डेविएशन तब आएगा या तो आपका आई या ई दोनों में से कोई एक एंगल 90 हो, और ये आपकी डेल्टा मैक्स की वैल्यू होती है। इस रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है। अपने ऊपर जो सवाल पूछते हैं वो हमसे पूछते हैं मिनिमम डेविएशन पे। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तब होगी जब आपका एंगल आई और ई जो है वो दोनों बराबर हो। तो ये 60 डिग्री के एंगल से यहाँ पे एंटर किए और 60 से बाहर आइए, एंगल आई और ई आपके दोनों बराबर होंगे। उस केस में इसका प्रॉपर डेरिवेशन है कि आपकी R1 और R2 जो आपके इंटरनल रिफ्लेक्शन के एंगल है वो दोनों भी बराबर आ जाते हैं। और ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे हम कहते हैं इसको प्रिज्म फॉर्मूला कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ A + डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। ये आपका फॉर्मूला है। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं आपसे, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, कंटेस्ट करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं आपसे, राइट। नाउ इसके बाद बात करते हैं आपके एंगुलर डिस्पर्शन की। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म आपका वो प्रिज्म होता है जिसका जो एंगल ऑफ ये वाला प्रिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एंगल आपका 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होएगा, ठीक है। और थिन प्रिज्म की ज़रूरत हमें यहाँ भी पड़ती है। थिन प्रिज्म के ऊपर एक फॉर्मूला आपका वेव ऑप्टिक्स में भी, तो इसको ध्यान रखना कि थिन प्रिज्म का जो डेविएशन है उसको आप लिखते हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाय a, और n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, a आपका रेडियन में एंगल है। अगेन इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 180/π से आप मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट जो आता है आपका उसको लिखते हैं आप n-1 मल्टीप्लाइड बाय AA। ये आपका शिफ्ट ऑफ अ थिन प्रिज्म होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन की और आपके डिस्पर्सिव पावर की। ना एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी लाइट है वो उसमें मान लीजिए बहुत सारे कलर है, वाइट लाइट है, मतलब सारे पॉसिबल कलर उसके अंदर हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, उसको आपके 7 कलर्स में, जो हम प्राइमरी कलर्स नोटिस कर सकते हैं, उन 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है। इफ दैट इज द केस, तो हम यहाँ पे कहते हैं जो आपका एंगुलर डिस्पर्शन है थीटा,
वो थीटा होएगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे थी वहाँ से आपका रेड और आपका वॉयलेट जितना ब्रेक हुआ है अलग अलग कलर्स में, उनका जो एंगल है, उनके बीच का जो ये एंगल है उसको आप थीटा एंगल कहते हैं। ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट है तो वॉयलेट जो है वो प्रिज्म के सबसे पास होएगा और रेड सबसे ज़्यादा दूर होएगा, या फिर आप कह सकते हैं डेविएशन जो है वो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होएगा और रेड का सबसे कम होएगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न फिर आपका कॉचीज इक्वेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म जिसको आप कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना, नाम हमने पावर दे रखा है पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं कि आपका जो डिस्पर्शन हुआ है थीटा है आपका डिस्पर्शन वॉयलेट और रेड के बीच में, डिवाइडेड बाय जो आपका येलो का डिस्पर्शन हुआ है। येलो को हम यहाँ पे मीन लाइट मानते हैं, तो येलो का जो डिस्पर्शन है उन दोनों का जो रेशो है उसको आप कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। अलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आईआईटी मेंस के एग्जाम में पूछा गया। मैं चाहता हूँ इस तरह के सवालों की भी आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन से अ प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री, आपका ए जो दिया हुआ है प्रिज्म एंगल वो 1 डिग्री यानी कि थिन प्रिज्म हो गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है। अ गुड एस्टिमेट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन डिग्रीज इज क्लोज टू n/10, और आपको बताना है यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी। ना इस केस में हम लिखते हैं जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है उस डेविएशन को आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू m-1 मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी, n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अपने को दिया हुआ 1.5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 0.5 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाएगी, और इसको सवाल में n/10 के बराबर दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज n की जो वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ n इज 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो इस बार हम क्या कह रहे हैं, अगर आपकी जो सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है, वहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जहाँ पे हम कहते हैं n2 - n1 डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, यही फॉर्मूला अपना बेस बनता है। उसके बाद फिर जब हम इसके बाद आगे जाके लेंस में बात करेंगे आपके लेंस मेकर फॉर्मूले की, लिटिल मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू आती है n1 बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई यू बाई वी। ये फॉर्मूला आपका प्लेन मिरर से डिफरेंट है, आपका जो दूसरा मिरर की बात कर रहे थे वहाँ से डिफरेंट ये है कि आपके n1 और n2 की यहाँ पे बात हो गई, वहाँ पे लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस जा रही थी। अगर वो वाला केस था कि टकरा के सेम मीडियम में वापस गई है तो n1 n2 बराबर थे, और क्योंकि वहाँ पे लाइट रियल ऑब्जेक्ट के लिए वापस रियल इमेज के लिए वापस जा रही थी इसलिए आपका माइनस साइन था। यहाँ पे रियल इमेज के लिए टकरा के आपकी दूसरे मीडियम में जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका मैग्नीफिकेशन हो गया सरफेस पे। तो इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस में हम ये कहते हैं, टेक्निकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी दो सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है आपकी वो कर्व्ड सरफेस है, उसको हम लेंस कहते हैं। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक कॉनकेव कहलाता है, ये बाय कॉनकेव। तो दोनों साइड अगर आपकी कॉन्वेक्स हैं या दोनों साइड आपकी कॉनकेव हैं तो उसको बाय कॉनकेव या बाय कॉन्वेक्स कहते हैं। अदरवाइज वो प्लेनो कॉनकेव ऐसी हो जाती है कि एक साइड आपकी प्लेन है, दूसरी आपकी कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकती है, और दोनों ही कॉनकेव या दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकती हैं आपकी सर्फेसेस। नाउ यहीं पे जो हम लेंस के लिए आगे डिफाइन करते हैं चीज़ें, हम कहते हैं यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखना है, 1/f विल बी इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, जहाँ पे पहले लाइट स्ट्राइक कर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, सेकंड आपका r2 है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये आपका लेंस है, लाइट इधर से आए चाहे इधर से आए, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपका वो हो गया कॉनकेव लेंस हो गया, यहाँ देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स हो गया, यहाँ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है, ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और उसका आपका मटेरियल का फिक्स्ड है, r1 r2 आपका फिक्स है। यहाँ से देख रहे हैं तो r1 आपका ये हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं r1 r2, लेकिन फोकल लेंथ आपकी सेम आएगी, ध्यान रखना है इसको। ये वाला कहलाता है 1/f, इसको आपने यूज़ कर लिया तो ये कहलाता है आपका लेंस फार्मूला, जिसमें यहाँ पे मिरर फार्मूला से डिफरेंट ये है कि 1/f 1/v माइनस 1/u आ गया, पिछली बार ये प्लस 1/u था। ठीक है, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कोर्स विल बी इक्वल टू इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसको आप लिखेंगे v/u। नाउ v यहाँ से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय u प्लस f, या फिर f माइनस v डिवाइड बाय f, ये आपके शॉर्ट फार्मूलेज हो जाएंगे। ये फार्मूले भी आपको लेंस के केस में ध्यान रखना है।
लेटरल मैग्नीफिकेशन अगेन फिर आएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1। ये ध्यान रखना, पिछली बार यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ था, इस बार वो माइनस साइन नहीं है, बाकी लेटरल मैग्नीफिकेशन आपका एग्जैक्ट सेम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, पावर P विल बी इक्वल टू 1/f, ये आपकी पावर ऑफ लेंस डिफाइंड है। और यहाँ पे पावर ऑफ मिरर जो है उसको हम कहते हैं पावर विल बी इक्वल टू -1/f। नाउ यहाँ पे जो एक छोटी सी गड़बड़ है, कई लोगों को ये शुरू में समझ में नहीं आता हुआ क्या। यहाँ पे हमने जब डेफिनेशन दी उस टाइम पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ ये कर दी कि हमने ये डिफाइन हमने ऐसा कर दिया कि पावर ऑफ कन्वर्जिंग वुड बी पॉजिटिव। नाउ लेंस के केस में तो ठीक था कि आप कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं, उसकी पावर आपकी पॉजिटिव आ गई, लेकिन मिरर के केस में कॉन्केव लेंस जो है आपका वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन उस केस में रे क्योंकि टकरा के वापस आ रही है तो एफ आपका वहाँ माइनस हो जाता है। तो इस वजह से मिरर के लिए हमें यहाँ पे नोटिस करना है, एक माइनस साइन लगाना पड़ा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं पावर ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू -1/f, इस चीज़ को ध्यान रखना। ना इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंस की। कटिंग ऑफ लेंस इसमें नीट में सवाल पूछे हुए हैं। कटिंग ऑफ लेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, लेंस को दो तरह से कट कर सकते हैं। तो ये आपका अगर लेंस है तो उसको आप दो तरह से, या तो इस एक्सिस पे कट कर लें वाई एक्सिस पे, या फिर उसको कट करके आप एंड गेट लग रहा है ये लेंस कम, बट एनीवे तो आपने उसको ऐसे कट कर दिया लेंस को, ठीक है। ये आपका लेंस ऐसे है, इसको लेंस को आपने ऐसे कट कर दिया। इफ दैट इज द केस, एक चीज़ इसको ध्यान रखना कि अगर इसका फोकल लेंथ f था तो इसके बाद इन दोनों का जो आपके इंडिविजुअली आपने y एक्सिस पे जब कट किया है आपका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा। ऐसे कट किया है तो फोकल लेंथ दोनों सेम रहेगा। पावर क्योंकि यहाँ पे आपका फोकल लेंथ आपका डबल हो गया है तो पावर हाफ हो जाएगी, इसकी पावर सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। राइट नाउ इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ लेंस अगर आपने अगल बगल लगा रखे हैं, नेट पावर जो है वो हम उसको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करते हैं कि आपने एक लेंस लिया, दूसरा लेंस लिया, तीसरा लेंस लिया, अगल बगल रख दिया, तो एक की पावर 5, दूसरे की 5, तीसरे की 10, तो आप उनको ऐड करके 5, 5 और 10 ऐड करके उनकी टोटल पावर लिख देंगे और उसका इक्वलेंट f निकालना होगा कि f इक्वलेंट बताओ। तो f इक्वलेंट में आप करेंगे 1/f1 + 1/f2, ये आपकी ऐसे करके इक्वलेंट आपकी वो आ जाएगी फोकल लेंथ। अगर उसका मैग्नीफिकेशन बताना हो तो आप इंडिविजुअली मैग्नीफिकेशन अगर आपको पता है या वो निकाल के उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल सिस्टम का मैग्नीफिकेशन आ जाएगा कि आपका टोटल जो है आपका 3 लेंस, 2 लेंस, 5 लेंस जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कितना मैग्नीफिकेशन कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं कि अगर आपका एक फॉर्मूला है, इसकी यूजुअली कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है बट क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके लेंस जो है उनको हमने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस वाले केस में तो हम कह रहे थे लेंस को हमने बिल्कुल अगल बगल रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है, थिन लेंसेज हैं आपके। यहाँ पे अगर हमने उनको दूर दूर रखा हुआ है तो उस केस में 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2 ऐसे करके आप इक्वलेंट उसकी f इक्वलेंट निकालेंगे फोकल लेंथ और इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको इक्वलेंट पावर मिल जाएगी वहाँ पे। राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भी बात करते हैं कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस। नाउ सिल्वरिंग ऑफ लेंस में हम क्या करते हैं कि ये आपका एक लेंस लिया, उसको आपने एक साइड पे सिल्वर कर दिया, ठीक है, या फिर ये आपका लेंस है उसको आपने एक साइड पे सिल्वर कर दिया। ना इक्विवेलेंट जब भी आपने सिल्वर किया है नोटिस करना इसका इक्विवेलेंट हमेशा आपका मिरर बनेगा। तो अगर यहाँ पे मिरर बनेगा तो हम यहाँ पे कहते हैं जैसे एक लेंस है उस केस में हम कहेंगे पावर और इक्विवेलेंट जो आएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की, तो रे आपकी पहले यहाँ गई, इसको जो भी आपका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो भी आपका लेंस था उसके एक पावर से उसको सामना करना पड़ा, उसके बाद मिरर से, उसके बाद फिर वापसी के रास्ते में उसे फिर लेंस मिला। तो यहाँ पे आपकी पावर जो है लेंस की 2 बार यूज़ हुई, एक बार मिरर की पावर यहाँ पे यूज़ हुई है, इसलिए हम यहाँ पे इसका f इक्वलेंट जो है या p इक्वलेंट लिखते हैं ट्वाइस लेंस प्लस मिरर, और आपका f इक्वलेंट यहाँ पे लिख देते हैं 1/f मिरर - 1/f लेंस। इसका रीज़न ये कि हमें ये पता है f इक्वलेंट जो बनेगा ये आपका एक्चुअली मिरर बनेगा, इसलिए जो मिरर की पावर का हमने माइनस साइन लगाया था वो भी हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया है। इस वजह से ये जो मिरर था ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका प्लस का माइनस हो गया। इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला काम आता है। हालांकि नाउ अब इसी पे एक सवाल सॉल्व करते हैं जो आपके नीट से एग्जाम में 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन से टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1। उनकी कॉम्बाइंड आपकी फोकल लेंथ f1 है। When the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index mu is equal to 1.5 as that of the glass, then the equivalent focal length is f2। उस केस में आपकी equivalent focal length f2 है। हमें यहाँ पे बताना है f1 f2 का रेशो क्या होगा। ना सवाल आसान है,
इसको ऐसे देखना कि एक मान लीजिए आपका लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। नाउ इस केस में रे आपकी यहाँ से आ रही है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड पे आर है। तो यहाँ पे अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं 1/f विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r माइनस प्लस करेंगे तो ये आपका प्लस 1/r हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/f जो है आपके एक लेंस की, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/r, यानी कि 1/r ये आपकी फोकल लेंथ आ गई एक लेंस की। नाउ इस केस में हमने क्या किया, f1 जो है यहाँ पे हमने दो लेंस एक साथ रखे हैं। इसका मतलब ये है कि दो लेंस आपने ऐसे जब रखा तो इसकी जो है इक्वलेंट आएगी f1, आप इसको लिखेंगे 1/f1 विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, एंड इसका मतलब है कि 1/f1 विल बी इक्वल टू 2/r, ये आपकी वैल्यू हुई। ना उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये जो दो आपके लेंस थे उसके बीच में यहाँ पे अब आपका एक मटेरियल भर दिया है ना, मटेरियल रेड कलर बना लेते हैं। मटेरियल आपने ऐसे यहाँ पे वो कर दिया, ये मटेरियल आपने ऐसे फिल कर दिया। ना इस केस में जो आपका सेंटर पे जो ग्लिसरीन है उसका एक ऐसे वाला आपका ये लेंस बन जाएगा। ना इसका जो फोकल लेंथ आएगा अगर आप इसी को यूज़ करेंगे, उसका जो एफ डैश आएगा 1/f डैश वो आपकी 1/-1/r हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कॉन्वेक्स की जगह भी कॉनकेव लेंस हो गया तो -1/r आ जाएगा। अब तीनों को जब आपने ऐसे लगाया है तो उसका जो f इक्वलेंट आएगा उसको आप लिखेंगे 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f डैश प्लस 1/, इसका जो f1 इसका हुआ है एक का, सो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा आपका 1/r माइनस 1/r और प्लस 1/r। सो इसकी वैल्यू हो गई 1/r। हमें बताना है f1 और f2 का रेशो क्या आएगा। सो यहाँ पे अगर हम f1/f2 कर दें तो यहाँ पे आपका इससे आप लिख सकते हैं f1 की वैल्यू हो गई r/2 और आपका f2 जो है उसकी वैल्यू वहाँ से आ गई आपकी r/1। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी 1/2 दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में आपसे पूछा है, सेकंड जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था। कहता है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p, तो आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर p है। इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, आपने उसको प्रिंसिपल एक्सिस वाले उससे कट किया है। पावर ऑफ वन पार्ट क्या होगी। नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका एक लेंस है, आपने इसको ऐसे कट किया है तो इसका मतलब एक लेंस तो आपका ये बना, दूसरा लेंस आपका ये बनेगा। नाउ इस केस में हमें पता है फोकल लेंथ आपकी सेम रहती है, हेंस आपकी पावर भी सेम रहेगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी सेम पावर p वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। इमेज प्रोड्यूस जो होगी वहाँ पे आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज होगी। मैग्नीफिकेशन आपका यहाँ पे ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपकी डी पे इमेज बन रही है ना, और डी यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि इसको ऐसे लेते हैं 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आती है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहा हूँ तो नॉर्मल आइज के लिए मैं कहते हैं कि वहाँ पे उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। उससे ज़्यादा पास में आऊँगा तो क्लियरली दिखेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि बाल उनकी आंखों के आगे आ रखे हैं फिर भी वो क्लियरली दे कैन सी समथिंग, तो यहाँ पे दिखता है कि ये कुछ है लेकिन इसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपका विजन जो है इसको क्लियरली आप डिस्टिंक्टली आपको विजुअलाइज नहीं कर सकते। मिनिमम डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर होता है फॉर नॉर्मल आइज। वहाँ पे अगर आपकी इमेज बन रही है तो आपके जो फॉर्मूला आता है उसको आप लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन आएगा 1 + d/f, ये आपकी वैल्यू होगी। और ये m की वैल्यू अगर आप इन्फानाइट पे इमेज देख रहे हैं इसको हम रिलैक्स आई और स्ट्रेन्ड आई भी कहते हैं। तो ये वाला आपका स्ट्रेन्ड आई है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे तो आंखों पे दर्द हो रहा होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की इमेज बन रही है तो वहाँ पे हमें आंखों पे जोर पड़ता है, इसको स्ट्रेन्ड आई कहते हैं। और अगर इन्फानाइट पे कोई चीज़ देख रहे हैं ऐसे करके तो हमें रिलैक्स आई बोलते हैं उसको। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका d/f ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका फोकस और इसके बीच में रखते हैं और यहाँ पे वर्चुअल एनलार्ज इमेज आपकी बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। और अगर यहाँ पे एक और ये फॉर्मूला है कि अगर आपने डिस्टेंस a पे रखा है फ्रॉम द आई तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लिखते हैं। ये इस फॉर्मूले को कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, नीट में तो नहीं पूछा आज तक पर जेई में इसकी हम बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो एक लेंस से हम खेले, हमें एनलार्ज होकर इमेज मिली, बड़ा मजा आया।
उसके बाद हमने कहा कि चलो यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने बनाया है यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोप क्या है कि हमने यहाँ पे दो लेंसेज लगाए हैं। दो लेंसेज ऐसे हैं कि एक आपका लेंस है जिसको आप ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, एक लेंस है जिसको आप कहते हैं आई पीस, एक आपका कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के बगल में होता है, आई पीस के बगल में होएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि फोकल लेंथ जो है आई पीस जो आई लेंस है उसकी ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका ऑब्जेक्टिव है, और डायमीटर भी आई लेंस का ज़्यादा होएगा आपके ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। और यहाँ जब आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इमेज बनेगी। उस इमेज को आपने दोबारा इस मिरर आप दोबारा उस लेंस में देखा तो आपकी फिर यहाँ पे आपकी एक और इमेज बनती है। इमेज जो बनती है वो आपकी रियल है, एनलार्ज्ड है और एट द सेम टाइम इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखना। तो आपने कभी भी अगर अपनी लैब में माइक्रोस्कोप से अमीबा को या अनियन पील को देखा है तो जितने भी अमीबा दिखे हैं वो आपको उल्टे दिखे हैं, बिकॉज यहाँ पे इमेज जो आपकी इन्वर्टेड बनती है, इसको ध्यान रखना। फाइनल इमेज के फॉर्मूले हैं, मैग्नीफाइड होएगी, वर्चुअल होएगी, इन्वर्टेड होएगी। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये आपकी फिर इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। ये फॉर्मूले आपको दोनों ध्यान रखने हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। ट्यूब लेंथ, अच्छा कई बार लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, इसको हम कहते हैं ट्यूब लेंथ। मैं आपको समझाता हूँ ट्यूब लेंथ क्या है। ट्यूब लेंथ एक्चुअली आपके इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो दूरी है उसको आप ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके बीच का जो आई और आपके ऑब्जेक्टिव जो दो लेंस लगे हैं उनके बीच का जो एडजस्टमेंट आपने ऐसे ऐसे किया अपने क्लियर उससे देखने के बाद, तो वो जो ट्यूब की लेंथ आई दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। और उसकी वैल्यू होएगी ये आपकी जो यहाँ से इमेज पहली इमेज और ये फाइनल इसके बीच की जो दूरी है ये आपकी ट्यूब लेंथ कहलाती है, ठीक है। इसके फॉर्मूले हैं, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं इसको। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि आपकी इमेज इन्फानाइट से आ रही है। इन्फानाइट से जब इमेज आएगी तो यहाँ पे आपके फोकस पे इसकी इमेज बनेगी। उस इमेज को आपने एक और लेंस से देखा और उस लेंस से जब आपने देखा तो उसकी इमेज बनी, ठीक है। ये जो इमेज बनेगी, अच्छा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपका ज़्यादा होता है इस वाले सिनेरियो में, वो पिछले वाले में आपका आई पीस का फोकल ज़्यादा था, इस वाले में ऑब्जेक्टिव का डायमीटर और फोकस ज़्यादा होएगा। इमेज जो बनेगी आपकी इंटरमीडिएट इमेज जो बनती है वो आपकी रियल होएगी और इन्वर्टेड होएगी, स्मॉल होएगी। फाइनल इमेज जो बनेगी वो भी आपकी वर्चुअल इन्वर्टेड होएगी। यहाँ पे हमने काम किया, इसके बाद हमने करेक्शन किया। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसको हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में चेंज किया। यहाँ पे जो आपकी फाइनल इमेज बन रही थी वो आपकी इन्वर्टेड थी। तो इमेजिन करें अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हैं वो इन्वर्टेड इमेज है, तो आप किसी एलियन को देख रहे हैं और एलियन आपको उल्टा दिख रहा है, वो आपको हाई भी कह रहा है, वो उल्टा दिख रहा है, तो हमने उसको चेंज किया। हमने यहाँ पे बीच में एक और लेंस लगाया, वो भी बताता हूँ। उस लेंस का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड इमेज को सीधा करना था, ठीक है। वो आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं। उसके बाद ये आपका ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ को भी ध्यान रखना। अगेन ट्यूब लेंथ आपकी इसकी और इसके बीच की दूरी होएगी, ये आपका ट्यूब लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ना ये एग्जैक्टली सेम टेलीस्कोप है जो इससे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की थी, सिर्फ एक फ़र्क है कि यहाँ पे आपने इरेक्टिंग लेंस लगा दिया ना। इस इरेक्टिंग लेंस का पर्पस ये है कि जो आपकी इमेज यहाँ पे पहले बन रही थी, इसकी इमेज हमने यहाँ पे C पे बनाई और यहाँ 2F पे जो आपकी इमेज बनी है इसके लिए हमने लेंस ऐसे रखा कि 2F पे ऑब्जेक्ट हो गया तो 2F पे आपकी C पे उसकी आपकी दूसरी इमेज बन जाएगी। तो इमेज जो पहले इन्वर्टेड बन रही थी वो इन्वर्टेड इमेज इस बार हमने इरेक्ट कर ली, तो उल्टी जो इमेज बन रही थी वो इस बार सीधी हो गई है और उस वजह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले आपके वही रहेंगे, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपका ट्यूब लेंथ में ये 4F ऐड हो जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क है। बाकी आपके मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली वही वाला है जो इससे पहले वाले टेलीस्कोप में था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपकी गैलीलियन टेलीस्कोप की। गैलीलियो ने भी एक टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था उसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस यूज़ किया था और एक कन्वर्जिंग लेंस था और एक डाइवर्जिंग लेंस था। मैग्नीफिकेशन उसका ये हो जाता है। ये अगेन फिर फॉर्मूले हैं, स्टेज पे क्रैश कोर्स में तो हम फॉर्मूले ही याद कराएंगे, इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना। अगेन जो लेंथ होगी आपकी ये आपकी ट्यूब लेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो लेंथ आपकी FO माइनस UE या फिर इन्फाइनाइट पे बन रहा है तो FO माइनस UE, FO माइनस FE, UE आपका FE बन जाएगा। ये आपकी गैलीलियन टेलीस्कोप की लेंथ होगी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। अब सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रिजॉल्विंग लिमिट या फिर आपकी रिजॉल्विंग पावर। ना रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट ही होता है अपने टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप की जब हम यहाँ बात करते हैं। हम कहते हैं माइक्रोस्कोप द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स at which they are just distinct is called resolving limit,
एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देख रहे हैं और आपकी आइज़ पे, आप देखो सारी कहानी हम ह्यूमन बींग्स के लिए कर रहे हैं, तो हमारी आइज़ जो दो चीज़ क्लियरली डिस्टेंट कर पाती है, तो उन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, अमीबा देख रहे हैं, अनियन पील देख रहे हैं, कुछ भी आप चीज़ देख रहे हैं, ब्लड का वो सैंपल लेके उसको आप एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए उसको हम कहते हैं ये हमारी आई की रिजॉल्विंग लिमिट या फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे, रिजॉल्विंग पावर है। और ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, रिजॉल्विंग पावर आपकी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछे हुए, इसको ध्यान रखना। टेलीस्कोप में हम ये कहते हैं कि मान लो मून पे या कहीं और बहुत दूर पे क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के हम टेलीस्कोप से मान लो वो देख रहे हैं, विकेट्स देख रहे हैं, या वो थर्ड मैन बाउंड्री पे कुछ वहाँ पे वो देख रहे हैं। उस केस में दो चीज़ों के बीच में जो आप टेलीस्कोप से जब देख रहे हैं, उस केस में जो दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका ये कहलाता है डी थीटा विल बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। इस को ध्यान रखना। और रेसिप्रोकल इसका आपका रिजॉल्विंग पावर हो जाता है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर नीट में आपसे सवाल पूछे हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। 2016 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस जिसकी फोकल लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दी हुई है, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। इस बार आप ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट जो है उसको देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर पे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिनेरियो स्टैंडर्ड से बदल जाता है, इसीलिए मैं सवाल यहाँ करवा रहा हूँ। यूजुअली हमने कहा था कि जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी आपकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन्फानाइट पे होगी, तो रेज आपकी इन्फानाइट पे आके एफ पे आपकी उसकी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इन्फानाइट से रेज आ रही है तो एफ पे आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इस केस में आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर पे है, उसके लिए हमें v की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। लेंथ मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यहाँ हमें ट्यूब लेंथ बतानी है कितनी होगी। ना यहाँ पे ट्यूब लेंथ L अगर आप उसको कहते हैं ट्यूब लेंथ, ये L जो है उसको आप लिखेंगे, इस केस में आएगा v0 प्लस आपका FE, ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी ट्यूब लेंथ की। ना जो अपने को डेटा दिया हुआ है, अपने को डेटा दिया है u की वैल्यू -200 ले सकते हैं सेंटीमीटर में, v की वैल्यू हमें निकालनी होगी, v0 आपकी वैल्यू आएगी। f जो है वो आपका f0 जो है आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, वो अपने को 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और FE है वो अपने को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये डेटा अपने को गिवन है। ना इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो v की वैल्यू आएगी, v उसके लिए हम u का यूज़ कर सकते हैं uf डिवाइडेड बाय u प्लस एफ डायरेक्ट। u की वैल्यू -200 है, f की वैल्यू 40, सो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं ये -200 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय -200 प्लस 40। नाउ डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका -160, ये ऊपर बनेगा आपका 200 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाइड बाय 40। 40 से 160 काटेंगे तो 4 बचेगा, 4 से 5 काटेंगे 50 आएगा, तो v0 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर, ये आपकी v0 की वैल्यू आ गई। FE अपने को 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ट्यूब लेंथ L जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 4 विच मीन्स 54 सेंटीमीटर, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन बी 54 सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT JEE मेंस में यह सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन से द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप जिसकी ट्यूब लेंथ हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर इज 5। सवाल है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की फोकल लेंथ हमें बतानी है। ऑप्शन है 30, 40, 10 या फिर 20 सेंटीमीटर। ना ये बात अपने को पता है, ट्यूब लेंथ जो है लेंथ उसको आप लिखेंगे FO प्लस FE, और इसकी वैल्यू हमें 60 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है, सो अपने को F दिया हुआ है, उसको आप लिखते हैं FO बाई FE, उसकी वैल्यू 5 दी हुई है। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज F0 जो है वो हो गया आपका 5 FE, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर देंगे, सो नाउ वी विल फाइंड, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 5 FE प्लस FE इज इक्वल टू 60। इसका मतलब 6 FE इज इक्वल टू 60, यानी कि FE जो है उसकी वैल्यू हो गई 60 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सो दैट वुड बी आवर राइट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 10 सेंटीमीटर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा।